सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। और ऐसी टेक्निक का यूज करूंगा जिससे सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको याद भी हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो भी चीजें लिखी हुई है थ्योरी के फॉर्म में उसको फिगर में बदल दूंगा, तो फिगर हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है और ज्यादा टाइम तक याद रहती है। तो एक तो तुरंत याद होता जाएगा, और अगर बाद में आपको रिवाइज करना हो तो पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो फिगर मैं आपको बनवा दूंगा वो एक बार देखोगे और सारा आपको रिवाइज हो जाएगा, सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन का मतलब होता है इलाका। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम अर्थ के जो बड़े बड़े इलाके हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि अर्थ ही इकलौता एक ओनली प्लेनेट है जहां पर लाइफ है। यानी और भी जो प्लेनेट हैं जैसे मार्स हो गया, वीनस हो गया, इस तरह से और भी जो प्लेनेट है वहां पर लाइफ नहीं है, यानी वहां पर कोई जाए तो जिंदा नहीं रह सकता। अर्थ ही इकलौता प्लेनेट है जहां पर लाइफ है। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर बिकॉज, अब इंसान यहां पर यानी अर्थ पे क्यों रह सकते हैं? क्योंकि जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, लाइफ सस्टेनिंग का मतलब होता है वो चीजें जो जिंदगी को बनाए रखे, यानी जो जिंदा रखने में मदद करे। तो इंसान यहाँ पर इस अर्थ पे इसलिए हैं, इसलिए हम जिंदा हैं क्योंकि यहाँ पर जो जिंदा रखने वाले एलिमेंट्स हैं, जैसा आपका लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर, ये प्रेजेंट है। इसीलिए ह्यूमन यानी इंसान यहाँ पर जिंदा है। अब जो अर्थ की सरफेस है वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है। जोन का मतलब एरिया होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जो सिंपल ना हो, यानी बहुत फंसा हुआ, बहुत ही पेचीदा सा ये अर्थ की जो सरफेस है वो है। इन विच थ्री मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। तो अर्थ की सरफेस इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां पर जो हमारे इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे आसपास जो भी चीज है वो इन्वायरमेंट के अंदर आएगी। तो हमारे इन्वायरमेंट के जो तीन कॉम्पोनेंट है, या हम कह सकते हैं तीन पार्ट है, वो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। अब ये जो वर्ड है मीट, ओवरलैप और इंटरैक्ट, इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी बताऊंगा। पहले ये पैराग्राफ में समझा लूं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन तीन वर्ड का मतलब क्या है। तो पहले कंपोनेंट की हम बात करें जो कि सॉलिड वाला हिस्सा है, सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जहां पर हम रहते हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और जो गैस वाला हिस्सा है जो कि अर्थ के चारों तरफ गैस की लेयर बनी हुई है, वो आपका एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह की। अब तीसरा वाला कंपोनेंट है वाटर वाला, जो कि अर्थ के बहुत बड़े हिस्से को कवर किए हुए है। जैसा कि आप राइट साइड वाले मैप में देख सकते हो कि जो पानी है बहुत ज्यादा है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तीन कंपोनेंट हो गया। इसको याद रखना भी आसान है। एल से आपका लैंड हो गया, तो उसे याद रख सकते हो लिथोस्फीयर, यानी जो लैंड वाला हिस्सा हो गया। और ए से एयर भी होता है, तो एयर वाला, गैस वाला जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर हो गया, और बचा पानी वाला वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। अब ये जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं। जैसे आपका लिथोस हो गया, तो ग्रीक जो भाषा है वहां पर लिथोस का मतलब स्टोन होता है, एटमॉस का मतलब वेपर होता है, यानी जो भाप होती है आपका, हुडोर का मतलब वाटर होता है, और बायोस का मतलब लाइफ होता है। तो यहां से ये वर्ड यूज करके ये वर्ड बनाए गए हैं। अब जो आपका हाइड्रोस्फीयर है पानी वाला, उसमें पानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, बर्फ में, या सिंपल पानी हो, या जो पानी भाप बन के हवा में उड़ जाते हैं, इसे हम वाटर वेपर कहते हैं, वो सारा ही हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अब एक और कंपोनेंट है जो कि इन तीनों के ही मिलाकर बनता है, इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यह बहुत ही नैरो जोन है, बहुत पतला सा एक इलाका है, और इसके अंदर आपको लैंड भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा और एयर भी मिल जाएगा। और बायोस्फीयर वो हिस्सा है, वो जोन है जहां पर लाइफ होती है, जहां पर कोई जिंदगी है, यानी कोई जिंदा चीज है। तो ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया हवा वाला, ये पानी वाला हाइड्रोस्फीयर हो गया, और ये लैंड वाला आपका लिथोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर का जो हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर में भी आता है। अब एटमॉस्फेयर कैसे? आपका हवा में बर्ड्स वगैरह उड़ती हैं, तो जहां तक भी एटमॉस्फेयर में कोई लिविंग थिंग मिलेगी तो वो बायोस्फीयर का पार्ट हो जाएगा। इसी तरह जमीन के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह रहते हैं, बहुत से एनिमल्स है जो जमीन के अंदर रहते हैं, या जमीन के ऊपर भी चलते हैं, तो वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट आएगा। और बहुत से ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसा फिश, आपका फिश हो गई, बहुत सारे प्लांट हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, तो वो सारे बायोस्फीयर का पार्ट हुए। तो अब जो तीन वर्ड मैंने कहा था बाद में समझाएंगे, तो उसको मैं आप समझाता हूं।
अब एक आपका कंपोनेंट आपका एटमॉस्फेयर हो गया, मैं ए से डिनोट कर रहा हूं इसको यहां। एक आपका ये लिथोस्फीयर हो गया और ये तीसरा आपका हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट मिल रहे हैं और एक और कंपोनेंट जो इसी का पार्ट है जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में कौन सा आता है? एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जहां पर लाइफ है, इसी तरह लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर का वो हिस्सा जहां पर लाइफ है। तो ये बायोस्फीयर वाला आप देखोगे ओवरलैप कर रहा है, इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। ओवरलैप का मतलब चढ़ जाना। और तीसरा वर्ड था इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब असर डालना। अब देखो, अगर हवा गंदी होगी, हवा में पोल्यूशन होगा, तो उससे लिथोस्फीयर यानी जमीन में रहने वालों को भी प्रॉब्लम होगी, पानी वालों को भी प्रॉब्लम होगी। अगर पानी गंदा हो गया तो जो एटमॉस्फेयर में रहने वाली हैं, जैसे कि आपका बर्ड्स हो गई, उनको भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो पानी पीते हैं, और लिथोस्फीयर वालों को भी प्रॉब्लम होगी। तो इन तीनों में भी अगर किसी में भी कुछ होगा तो बाकी दो पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे असर डालते हैं। अब इन चारों को, आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला वाला हमारा आता है लिथोस्फीयर, जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है। सॉलिड वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब इस लिथोस्फीयर में क्या आता है? रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो लिथोस्फीयर में आपका ये वाला हिस्सा आता है, क्रस्ट का पूरा हिस्सा और थोड़ा सा मेंटल का हिस्सा आता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है आपकी, यही आपका लिथोस्फीयर है। तो इसमें आपका एक तो सॉइल वाली लेयर हो गई, जो कि एक पतली सी लेयर है। यहां पर प्लांट वगैरह ग्रो कर सकते हैं। यहां बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। और उसके नीचे ये रॉक वाला हिस्सा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर एक रॉक वगैरह है और ये पूरा रॉक वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये पूरा मिलाकर आपका लिथोस्फीयर बनता है, सॉइल प्लस रॉक वाला पार्ट। अब अर्थ की जो सरफेस है उसको भी हमने टू मेन डिवीजन यानी दो हिस्से में बांट दिया है। लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट। जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उन्हें हमने कॉन्टिनेंट नाम दे दिया। और जो ह्यूज यानी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको हमने ओशन बेसिन्स कह दिया। अब बेसिन हमने क्यों कहा? क्योंकि सारा पानी जो भी रिवर वगैरह बहती है वो कहाँ जाती है? वो सारा पानी जाकर ओशन में जाता है। तो हमारे घर में भी जो बेसिन होती है उसका भी तो यही काम होता है कि सारा पानी उस बेसिन के अंदर जाता है। जब ऐसे हाथ वगैरह हम धोते हैं तो सारा पानी कहाँ जाता है? उस बेसिन के अंदर जाता है। तो ओशन बेसिन का मतलब जो रिवर वगैरह जितना भी पानी होता है वो बहकर आखिरकार ओशन में जाता है, ठीक है। तो दो हिस्से में हमने बांट दिया, कॉन्टिनेंट वाला और ओशन बेसिन। अब जितने भी ओशन है दुनिया में वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं पैसिफिक ओशन से चलूं तो यहां से पानी सब जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशन पहुंच गया। यहां से चलते हुए मैं अटलांटिक ओशन पहुंच गया, यहां से आर्कटिक ओशन पहुंच गया, टहलते हुए वापस पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो सारे पानी आप देख सकते हो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओशंस आपस में कनेक्टेड हैं। अब यहां ये पूछ रहा है कि आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर। तो पानी जो जुड़ा हुआ है, क्या जमीन भी आपस में जुड़ी हुई है? तो आप मैप देख सकते हो कि सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपना अलग है और अफ्रीका से ये पूरा पानी से अलग है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जमीन आपस में नहीं जुड़ी है। अंटार्कटिका बिल्कुल एकदम अलग है। अब जो सी वाटर का लेवल है वो हर जगह बराबर है। ऐसा नहीं कि समुद्र कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। भाई जमीन तो ऊपर नीचे होती है लेकिन पानी का लेवल तो बराबर रहता है। कहीं पर भी आप किसी भी बर्तन में पानी डालो या वैसे भी कहीं पानी देखोगे, जैसे समुद्र के अंदर देख लो, किसी लेक के अंदर, पॉन्ड के अंदर देखोगे, पानी का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। ऐसा नहीं होता पानी ऐसे ऊपर कहीं जा रहा कहीं नीचे आ गया। अगर पानी रुका है तो उसका लेवल बराबर रहेगा, फ्लो करता रहेगा तो ऊपर नीचे हो जाता है, वो लहर की बात अलग है। लेकिन अगर पानी कहीं रुका है उसका लेवल बराबर रहेगा, ठीक है। इसीलिए जो एलिवेशन ऑफ लैंड है यानी जमीन की जो ऊंचाई नीचे है कि कौन सा जमीन का हिस्सा कितना ऊपर है कितना नीचे है, वो कहां से मेजर किया जाता है? सी के लेवल से। और सी के लेवल को हम 0 मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये कोई माउंटेन है, ठीक है, ये कोई माउंटेन है, ये कोई दूसरा माउंटेन है छोटा सा, इसकी हाइट हमको मेजर करना है और हम यहां खड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हम यहां से चले मेजर करना शुरू कर दिए, या इसको मेजर करना है तो यहां से मेजर करने लगे या यहां से मेजर करने लगे। हम मेजर कहां से करेंगे? ये आप देख सकते हो ब्लू वाला सी है और ये सी का लेवल है, इसको 0 मानेंगे और यहां से हम मेजर करेंगे। इस माउंटेन की हाइट नापना हो या कहीं पर भी
किसी भी जमीन के हिस्से की मेजरमेंट करना हो तो यहां से हम 0 से लेके चलेंगे और ऊपर जहां तक ये इसका लेवल होगा वहां तक ये जाएगा और यहां मेजरमेंट होगा। अब यहां का हमको मेजर करना है कि ये हिस्सा कितना ऊपर है, तो हम पानी से यहां मेजर करेंगे। ठीक है, तो सी का जो लेवल है या ओशन का जो लेवल है उसको 0 मानते हुए वहां से सारा ऊपर और नीचे मेजर करेंगे। द हाइएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। अब जो सबसे ऊंची पीक है माउंटेन की, अब पीक क्या होती है, जैसे आपका माउंटेन है उसमें जो एक चोटी होती है, जैसे ठीक है ये एक नोक है तो ये माउंटेन पीक कहलाएगा। ये सारे ही माउंटेन है, ये एक अलग पीक है, ये अलग पीक है। ठीक है, तो ऐसे माउंटेन होता है जैसे हम बनाते हैं, तो ये एक अलग पीक है, ये अलग पीक है, जो एक नोक निकली होती है उसको हम पीक कहते हैं, हिंदी में से चोटी कहते हैं। तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8848 मीटर है। कहां से, सी लेवल से, क्योंकि हम मेजर कहां से करते हैं, सी से मेजर करते हैं। और जो सबसे ज्यादा गहराई है वो आपकी मैरियाना ट्रेंच की है, और कितना गहरा है, 11,022 मीटर। और ये मैरियाना ट्रेंच कहां पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो ये आपका सी लेवल हो गया, यहीं से हम मेजर करेंगे। ये आपका माउंट एवरेस्ट है, आप ये देख सकते हो माउंट एवरेस्ट है। तो यहां से हम मेजर करेंगे तो इसकी हाइट कितना आ रही है, 8848 मीटर। और मैरियाना ट्रेंच की हम बात कर रहे थे, ट्रेंच का मतलब खाई होता है, जैसे सुनते हैं ना कि बस खाई में चली गई, खाई का मतलब बहुत गहरा जो गड्ढा होता है। अब पानी में आप नीचे जाओगे तो वहां पर भी आपको जमीन मिलेगी, और जमीन बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ऊंचा नीचा है। तो उस जमीन में जो सबसे गहरा हिस्सा है, यानी पानी के लेवल से जब हम नीचे चलना शुरू होंगे तो जो सबसे गहरा हिस्सा है वो कौन सा, आपका मैरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये आपका मैरियाना ट्रेंच है। और कितना गहरा है, यहां से हम 0 मान के नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपका 11,022 मीटर, यानी तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है ये मैरियाना ट्रेंच यहां पर। तो समुंदर की जो गहराई है वो माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे ऊंचा हिस्सा है अर्थ में, उससे भी ज्यादा है, यानी पूरा माउंट एवरेस्ट यहां आके डूब जाएगा, इतना गहरा है यहां पर। अब ये डू यू नो वाला पार्ट हम देखते हैं। तो यहां पर 4 लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। तो सबसे पहले इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे, एक तो आपका न्यूजीलैंड के एडमुंड हिलरी थे, और अपने इंडिया के टेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे। और इन्होंने 29 में 1953 के अंदर माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, एकदम टॉप पे यहां पर पहुंचे थे। और पहली महिला की अगर बात करें वुमेन्स में, तो सबसे पहली महिला थी जुनको टैबी, जो कि जापान की थी। 16 में 1975 को ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और पहली महिला जो इंडिया की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, उनका नाम बछेंद्री पाल था। 23 में 1984 में ये क्लाइम किया था इन्होंने। अगर आपको क्लासिक सोशल साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा, ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों चीज मिल जाएगी। यहाँ पर आपको चैप्टर्स के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चैप्टर को याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपकी क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, की डेट्स, कीवर्ड्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी बीच बीच में चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए होते हैं उसके सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज के वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि नए सिलेबस के अंदर अब कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, उसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा है, उस पर क्लिक करना है, फिर रीड मोर पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखो क्लास 6 बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करोगे तो वहां से परचेज कर सकते हो। अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, जैसा कि हम पढ़ ही चुके हैं कि बड़े बड़े जमीन के टुकड़े होते हैं, उन्हें हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो ऐसे 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं जो कि सेपरेटेड हैं, यानी अलग हैं। किसके जरिए, लार्ज वाटर बॉडीज के जरिए, यानी इनके बीच में पानी आ जाता है जिससे ये कॉन्टिनेंट्स अलग हैं। अब ये कॉन्टिनेंट कौन से हैं आपके, एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आप मैप देखोगे तो ये नोटिस करोगे कि जो लैंड का बड़ा वाला हिस्सा है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे ये सर्किल है, ये पूरा स्फीयर हो गया, और इसका जो आधा हिस्सा होता है ये हेमिस्फीयर है। तो ऊपर वाला हिस्सा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर हम लाइन यहां से काट करेंगे तो ये आपका कौन सा आएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो बीच से लाइन कौन सी होती है, बीच वाली लाइन, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जैसा कि आप पहले के चैप्टर से पढ़ चुके होंगे। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर आपका नॉर्थ, इक्वेटर से नीचे आपका साउथ। तो आप देख सकते हो जमीन का जो ज्यादा हिस्सा है वो नॉर्थ साइड में है, ऊपर देख रहे हो जमीन ढेर सारी है और नीचे जमीन कम है। तो हम पहले कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, उसका नाम एशिया है। यह सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। यानी अगर हम पूरे दुनिया का जो लैंड एरिया है उसको ऐसे दिखाएं, इसका हम 3 हिस्सा कर दें बराबर बराबर, तो ये पूरा जो रेक्टेंगल है
वो पूरे दुनिया का एरिया है और उसमें से एक हिस्सा 3 में से एशिया है। ठीक है, 1/3 का मतलब ये हुआ। अब जो एशिया है वो कहां पर लाई करता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी इसको हम अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें बीच से, तो इधर साइड हमारा ईस्ट आएगा और इधर साइड हमारा वेस्ट आएगा। तो ये येलो कलर वाला एशिया किधर आ रहा है? ईस्ट साइड में ना। तो यही बात कही जा रही है। अब जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होते हुए जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा है? ये वाली लाइन। ठीक है, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये पास होते हुए जाता है, अपने इंडिया से पास होते हुए जाता है। तो यहां से नीचे से एशिया को कट करते हुए जा रहा है। अब एशिया के ही बगल में एक और कॉन्टिनेंट है, इसका नाम यूरोप है। तो यूरोप और एशिया अलग किससे हैं? यूरल माउंटेन्स के जरिए। यानी इन दोनों के बीच में बाउंड्री का काम कौन से कर रहे हैं? यूरल माउंटेन्स, जो कि वेस्ट साइड में है। आप ये देख सकते हो, ये एशिया है और ये आपका यूरोप है। तो यहां पर ये यूरल माउंटेन है, ये रेड वाली जो लाइन है ये माउंटेन्स की है। तो एशिया के किधर साइड है? वेस्ट साइड में है ये माउंटेन। तो ये माउंटेन क्या करते हैं? एक बाउंड्री की तरह काम करते हैं दोनों के बीच में। अब जो कंबाइंड लैंड मासेस है, यानी यूरोप और एशिया को अगर हम मिला दें तो उसका नाम आता है यूरेशिया। क्या कहेंगे उसे हम? यूरेशिया, यानी यूरोप प्लस एशिया। अगला कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है, जो कि एशिया से अगर कंपेयर करें तो बहुत छोटा है। ये कहां पर लाई करता है? वेस्ट ऑफ एशिया, यानी एशिया से वेस्ट साइड में है। जैसे आप देख सकते हो, एशिया का इधर ये ईस्ट है और ये वेस्ट साइड है। तो यूरोप किधर है? वेस्ट साइड में पड़ रहा है, इस तरफ लेफ्ट साइड में। अब जो आपका आर्कटिक सर्किल है वो इस कॉन्टिनेंट से पास होते हुए जाता है। आर्कटिक सर्किल के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके होंगे। ये ऊपर वाली जो लाइन होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आर्कटिक सर्किल की होती है। तो ये आपका 60 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्कटिक सर्किल वाली लाइन हो गई। तो आप देख सकते हो ये यूरोप से पास होते हुए जा रही है। ये आर्कटिक सर्किल एशिया से पास होती है, लेकिन यहां आपका यूरोप के बारे में ही बात हो रही है। तो ये यूरोप से आर्कटिक सर्किल पास होते हुए जाता है। और ये जो आपका यूरोप है ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहां पर मैप में देख सकते हो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? आर्कटिक ओशन है। और इसके वेस्ट साइड में आपका अटलांटिक ओशन है और नीचे आप देख सकते हो यूरोप के मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। अब आप इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक बना सकते हो। अपनी बुक में ही जो लेफ्ट साइड में खाली जगह है वहां ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो और इसमें आप लिख देना यूरोप। ठीक है, और ये 1 2 3 और यहां लिख देना 3 साइड वाटर। ठीक है, यानी 3 साइड से ये वाटर से घिरा हुआ है। तो आप जब भी किताब खोलोगे और ये पेज देखोगे तो आपको एक बार में देखने में याद आ जाएगा कि अच्छा यूरोप 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना और यहां लिख देना आर्कटिक सर्किल, पूरा लिख देना। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं तो ये भी याद आ जाएगा कि आर्कटिक सर्किल यूरोप से पास होते हुए जा रहा है। अब अगला कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। पहले नंबर पे एशिया है, सेकंड नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अब जो आपका इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइन होती है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। वो इसके बिल्कुल मिडिल से यानी बीचों बीच इस कॉन्टिनेंट के पास होते हुए जाता है। तो ये ग्रीन कलर वाला हमारा अफ्रीका है और ये हमारा इक्वेटर है। तो देख सकते हो बिल्कुल बीचों बीच से ये अफ्रीका को काटते हुए जा रहा है। अब जो अफ्रीका का बड़ा हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ वाले साइड में। यानी इक्वेटर इसको बीचों बीच तो काट रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ साइड में है और छोटा वाला हिस्सा साउथ साइड में है। और इस कॉन्टिनेंट की एक और खास बात यह है कि ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों पास होते हुए जाती हैं। यहां देख सकते हो ये ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका इक्वेटर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यही एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लाइन पास होते हुए जा रही हैं और इसके अलावा और कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां से ये तीनों पास हो जाए। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो। अब जो आपका सहारा डेजर्ट है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हॉट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट भी होती है, वो जब टॉपिक आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी जो हॉट डेजर्ट है वो कौन सी है? सहारा डेजर्ट, और ये अफ्रीका के अंदर है। अब ये जो कॉन्टिनेंट है ये घिरा हुआ है ऑल साइड बाई ओशन एंड सीज, चारों तरफ से ये ओशंस या सीज के जरिए घिरा हुआ है। यहां आप देख सकते हो इसके वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है इधर साइड,
और इस साइड आपके ये इंडियन ओशन पड़ जाएगा, और नीचे से भी आपका ओशन है, और ऊपर भी आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो चारों तरफ से ही हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, जिसका नाम है नील नदी, द रिवर नाइल, वो भी इस अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है। आपके बुक में बना हुआ ये देख सकते हो, ये ब्लू कलर से जो लाइन जा रही है यहां पर, ठीक है, ये पूरी देख सकते हो कितनी लंबी है, ये आपकी नील रिवर है। तो ये नील रिवर भी कहां पर है? अफ्रीका के अंदर है। अब अगला कॉन्टिनेंट आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। पहले नंबर पे एशिया, सेकेंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। अब जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, वो एक बहुत पतली सी लैंड की स्ट्रिप है जिसे हम इस्थमस कहते हैं, उससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये इस इस्थमस का नाम है इस्थमस ऑफ पनामा। अब इस्थमस क्या होता है मैं डिटेल में आपको बताता हूं। जैसे ये आपका एक लैंड है और ये दूसरा लैंड है, और ये ब्लू कलर से आपका पानी है। अब ये दोनों जमीन आपस में कनेक्ट नहीं है, सीधे से आप देख सकते हो ये जमीन बिल्कुल अलग है दोनों। ठीक है, यानी एक बंदा यहां से चलते हुए आएगा तो यहां फंस जाएगा, आगे पानी आ जाएगा। अगर कोई जमीन का टुकड़ा यहां आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हिस्सा यहां पर आकर मैंने लगा दिया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े हैं ये आपस में जुड़ गए इस छोटी सी जमीन की वजह से, जिसे हम कह सकते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। तो यही जो हिस्सा जिसने दो बड़ी बड़ी जमीन को जोड़ दिया, इसे हम इस्थमस कहते हैं, जिसने दो जमीन के बड़े बड़े हिस्से को जोड़ दिया। तो जो ऐसे बहुत सी जगह पर है जहां पर दो हिस्सों को जोड़ा जा रहा है जमीन के जरिए। तो जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है उसे हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। अब इसी तरह एक और टर्म होता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? अब देख सकते हो ये पानी है, ये पानी है, ये दोनों पानी आपस में अलग है, यानी अगर मैं शिप लेकर यहां जाऊं तो यहां फंस जाऊंगा, जमीन आ गई। तो ये दोनों पानी अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में जमीन आ रही है। अगर ये हिस्से से जमीन हट जाती तो ये पानी आपस में मिक्स हो सकते थे, यानी मैं शिप लेके यहां आ जा सकता था, यहां से फिश वगैरह इधर आ जा सकती थी। ठीक है, तो हम कह सकते थे ये दोनों पानी आपस में कनेक्ट हो गए। तो मैं इस लैंड वाले हिस्से को हटा देता हूं। अब क्या हुआ, ये जो बड़ा हिस्सा था वो पानी का और ये वाला जो हिस्सा था आपस में जुड़ गया। किसकी वजह से? यहां पर जो पानी था इसकी वजह से। अगर यहां जमीन होती तो ना जुड़ पाता। तो ये जो हिस्सा होगा जिसने दो पानी को जोड़ दिया उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो वो जमीन का हिस्सा जो दो जमीन को जोड़े उसे इस्थमस कहते हैं, और वो पानी का हिस्सा जो दो पानी को जोड़े उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इस्थमस और पनामा हमने बता दिया। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है वो पूरी तरह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। तो यहां से अगर मैं बीच में लाइन खींचूं तो ये नॉर्थ साइड में आ रहा है, और अगर यहां से मैं लाइन खींच दूं बीचों बीच तो ये किधर आ रहा है? वेस्ट साइड में। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ और वेस्ट साइड में लाई करेगा। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। अब 3 ओशन है जो इस नॉर्थ अमेरिका को घेरे हुए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं तो भैया हम देख ही लेते हैं। एक तो इस साइड आपका ये अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, ये इधर साइड, इस साइड आपका ये पैसिफिक ओशन हो गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है आप देख सकते हो ये आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन यहां पर भी है, ठीक है, पूरा। तो 3 ओशन कौन से हो गए? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। यहां देख सकते हो आपकी बुक में दिया हुआ ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये जुड़ा है एक पतली सी लाइन है जमीन की जिसे हम इस्थमस कहते हैं, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस। और स्ट्रेट भी मैंने बता दिया, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर, ये पानी का एक पतला सा हिस्सा है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो यहां पूछ रहा नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पानी का हिस्सा है जिसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो वो कौन सा स्टेट है? तो उसका नाम है PALK, पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं। इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। जैसे आप देख सकते हो अगर मैं यहां से इक्वेटर पास करूं तो ये वाला जो ज्यादातर हिस्सा है वो किधर है? साउथ साइड में है। विच 2 ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में कौन से ओशन है ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है, इसके ईस्ट साइड में इधर साइड में आप देख सकते हो अटलांटिक है, और इसके वेस्ट साइड में पैसिफिक है। ये पैसिफिक पूरा है ओशन, ठीक है, तो यही दोनों है।
अब दुनिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक है, सबसे लंबी जो लाइन से माउंटेन है वो कौन सी है? उनका नाम एंडीज है। और ये जो एंडीज माउंटेन है ये आपका साउथ अमेरिका में लाई करते हैं और ये पूरा नॉर्थ से साउथ तक ये पहाड़ हैं। अब ये देख सकते हो ये साउथ अमेरिका है, तो यहां से ये रेड वाला ये सारे माउंटेन है, पूरा लाइन से पहाड़ है, एंडीज माउंटेन, ठीक है। देख सकते हो नॉर्थ से लेकर साउथ तक माउंटेन ही माउंटेन है। और यहां पर देख सकते हो ये अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर आपकी कहां पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। और ये जो अमेजन रिवर है वो कौन सी है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो लॉन्गेस्ट थी यानी दुनिया की सबसे लंबी जो रिवर थी लॉन्गेस्ट, वो कौन सी थी? नील थी, जो कि आपके अफ्रीका में थी। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट रिवर। अब लार्जेस्ट क्या मतलब क्या है? लॉन्गेस्ट तो आप समझ गए, जो सबसे लंबी हो, ठीक है। लार्जेस्ट का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पानी हो। तो वो रिवर जिसमें सबसे ज्यादा पानी है वो आपकी अमेजन रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है। अब अगले कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। जैसे मैं यहाँ इक्वेटर से लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हो ये नीचे वाला साउथ है, तो पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया है वो साउथ में ही लाई करेगा। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज। तो आप देख सकते हो उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, इसीलिए इसे एक और नाम भी दिया जाता है। वो क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है तो उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। फिर लास्ट जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम अंटार्कटिका है। यह भी पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है और ये एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये देख सकते हो ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका अंटार्कटिका है, ये साउथ साइड में है। अब जो आपका साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में आता है। अब जैसे ये आपकी अर्थ है तो ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ पोल है, तो यहीं पर हमारा कॉन्टिनेंट है। तो साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में आता है। अब इस कॉन्टिनेंट की ये रियल इमेज है, ठीक है, ऐसे गोल जैसा ही कॉन्टिनेंट है, ठीक है, आप देख सकते हो। और ये आपका यहां साउथ पोल है, ठीक है। अब आप कहोगे मैप में तो ये फैला हुआ है, ऐसे लंबा सा दिख रहा है, तो हमारी दुनिया क्या है? अर्थ क्या है? गोल है। ये मैप हमने फ्लैट बनाया है, जब इसको हम गोल करेंगे तो ये अंटार्कटिका भी गोल हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। पोलर रीजन कौन से होते हैं? जो पोल के आसपास के इलाके होते हैं वो पोलर रीजन में होते हैं। तो अंटार्कटिका कहाँ है? पोलर रीजन के अंदर है। और पोल पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल में, इसीलिए परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट। इसीलिए हमेशा ये कॉन्टिनेंट एक मोटी जो आइस की लेयर होती है उससे ढका रहता है। देयर इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। वहां परमानेंटली कोई इंसान नहीं रहते, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोई वहां घर दुकान बना नहीं सकता। बहुत सारे कंट्री हैं जो अपना रिसर्च स्टेशन बनाए हुए हैं वहां पर, ठीक है। कंट्री के लोग जाते हैं, साइंटिस्ट वहां पर, और वहां पर अपना रिसर्च वगैरह करते हैं। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है, एक आपका मैत्री हो गया, दूसरा दक्षिण गंगोत्री। तो हमारे देश के भी साइंटिस्ट जाके वहां रिसर्च वगैरह करते हैं, वहां कोई परमानेंटली घर बना के रहता नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आप चाहते हो कि ये चीज़ हमको याद हो जाए, तो आपको काम क्या करना है? वीडियो कंप्लीट होने के बाद सब कुछ बिल्कुल बंद कर देना है और जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसको आप दिमाग में सोचो और याद करो, और एक किसी रफ कॉपी में उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दो जो कुछ भी मैंने पढ़ा है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में क्या बताया, किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, किस कॉन्टिनेंट से आर्कटिक सर्किल पास होता है, माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया, मैरियाना ट्रेंच के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें आप सोचो, याद करो, और जो कुछ भी आपको याद आ रहा है दिमाग पे जोर डाल के वो सारा उस रफ कॉपी में लिख डालो। आप देखोगे इस तरह से करने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। हाइड्रोस्फीयर। अब चैप्टर की स्टार्टिंग में एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपको हो ही गया था कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। यहाँ थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 71% से ज़्यादा जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर है, यानी सिर्फ पानी ही पानी है, और सिर्फ 29% लैंड है, यानी ज़मीन है, यानी लैंड के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा है। अब हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर के अंदर वाटर आता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, किसी भी जगह पर हो। जैसा आपका रनिंग वाटर इन द ओशंस एंड रिवर, रिवर्स और ओशन में बहता हुआ जो पानी है, और वो पानी जो लेक्स के अंदर है, झील के अंदर है। आइस इन द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं।
और धीरे धीरे वो पिघल भी रहे होते हैं, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। तो बर्फ भी क्या होता है, पानी होती है, बस वो जमी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। अंडरग्राउंड वाटर हो गया, ये भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और हमारे एटमॉस्फेयर में या कह सकते हो हवा में जो वाटर वेपर होता है, पानी भाप की शक्ल में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। तो पानी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, ओशन, रिवर, लेक्स वगैरह में हो गया, या बर्फ की शक्ल में हो जैसे ग्लेशियर्स में हो गया, या वाटर वेपर के फॉर्म में हो, भाप के फॉर्म में हो, जो कि एटमॉस्फेयर में होती है। ये तो आप जानते होंगे कि वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है। जैसे एक ठंडी बॉटल आप बाहर निकाल के रखो फ्रिज से, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे उसके बाहर पानी पानी लगा होगा। अब वो बॉटल के अंदर वाला पानी नहीं होता, ये वो पानी होता है जो कि हवा के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन उस ठंडी बॉटल की वजह से जब हवा उस बॉटल के कांटेक्ट में आती है, तो वो पानी जो हवा में था, गैस के फॉर्म में था, वो ठंडा होके लिक्विड बन जाता है। तो वो वाला पानी होता है, वही वाटर वेपर है। ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। 97% से ज़्यादा जो अर्थ का वाटर है वो आपको कहाँ मिलेगा, ओशन से मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, यानी नमकीन होता है फॉर ह्यूमन यूज़। यानी हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा नमकीन होता है, ना पी सकते हैं, ना कपड़ा धो सकते हैं, ना और कोई भी जनरल काम कर सकते हैं। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर, तो 97% क्या है, ओशन में है, वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। जो बचा 3% उसकी बात हो रही है। तो बचे हुए 3% में भी ज़्यादातर पानी जो है वो क्या है, इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड। एक तो 3% पानी ओशन के अलावा जगह पर है, उसमें से भी ये 3% का जो ज़्यादा हिस्सा है वो आइस शीट के फॉर्म में है, यानी जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ की पूरी लेयर लगी होती है ना, तो वहाँ पर उस बर्फ़ के फॉर्म में है, या ग्लेशियर्स में है, बड़े बड़े बर्फ़ के जो टुकड़े हैं उसमें है, या ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड में है। तो ये सब ऐसा है जिसको हम आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। भाई नॉर्मल जगह पर अगर आप रहते हो तो अब वहाँ बाल्टी लेके ग्लेशियर पे तो जाओगे नहीं कि चलो बर्फ़ वहाँ से तोड़ के ले आते हैं और फिर वो पिघलेगी तो उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ये तो जो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं धीरे धीरे, तो फिर वो रिवर के अंदर आते हैं, फिर बहते हुए हमारे पास आते हैं, तो उसको हम यूज़ कर पाते हैं। एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़। तो बहुत थोड़ा सा ही पानी अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वो फ्रेश वाटर है, वो हमारे काम आ सकता है। तो हमने क्या देखा कि पूरी अर्थ में 71% से ज़्यादा पानी है। इस 71% जो पानी है, इसमें जो 97% है वो तो आपका ओशंस वगैरह में है। अब बचा जो 3%, उसमें ज़्यादातर पानी जो है वो आइस शीट या आपका ग्लेशियर हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया, उसके फॉर्म में है। तो ये सब बचते बचाते बहुत थोड़ा सा ही पानी बच पाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारी अर्थ ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, हमें पानी की कमी होती है। अक्सर जगह देखते हो कि पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी मिल रहा है, लंबी लंबी लाइन लोगों को लगानी पड़ रही है, कुएं से निकाल रहे हैं। इतना पानी है लेकिन जो काम का है वो बहुत थोड़ा है। अब ओशंस की बात कर लेते हैं। जो ओशन है वो एक मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, यानी एक बड़ा हिस्सा हाइड्रोस्फीयर का क्या है, ओशन से। आप देख सकते हो 97% ज़्यादा तो ओशंस के अंदर ही है पानी। अब जो ओशंस है वो कैसे हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये भी मैंने आपको दिखाया था कि जैसे हम इंडियन ओशन से स्टार्ट करें तो यहाँ से चलते जाएंगे, हमको यहाँ पर सदर्न ओशन मिल जाएगा, फिर इधर आपको यह अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ऊपर चले जाओगे आर्कटिक ओशन आपको मिल जाएगा, इधर से ऐसे निकल गए तो पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ऐसा नहीं कि ओशंस किसी तरह से अलग हैं। सारे ओशन के जो वाटर हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अब जो ओशन का पानी है वो हमेशा मूव कर रहा होता है। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर वेव्स, द टाइड एंड द ओशन करेंट। तो ओशन का जो पानी है वो मूव कर रहा होता है। जो मेन बात कर लें, चीफ जो मूवमेंट है ओशन वाटर की, वो एक तो वेव के फॉर्म में है, दूसरा टाइड्स के फॉर्म में है और तीसरा ओशन करंट के फॉर्म में है। बहुत डिटेल आपकी यहाँ पर नहीं दी कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती है, ओशन करंट्स क्या होती है, इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि जो आपकी वेव्स होती है ना, जैसे मान लो समुद्र में पानी है, जब हवा चलती है तो वो हवा जब पानी के ऊपर से गुजरती है तो एक तरह से उस पानी को उठाती है, तो वो लहरें बनती है, वेव्स बनती हैं। यानी ऐसे ऐसे पानी में जो होता है वो हवा की वजह से होता है कि हवा ऐसे चलती है, टक्कर मारती है तो उस पानी को ऊपर उठाती है, इस तरह से चलते चलते ये वेव बनाती है। इसकी वजह से जो पानी है वो आगे की तरफ ऐसे भागता है। तो वेव जो बनती है वो आपकी विंड्स की वजह से बनती है, हवा की वजह से बनती है। टाइड्स की बात कर ले तो यहाँ ग्रेविटी वर्क करती है। जैसे कोई भी चीज़ आप लो, उसको छोड़ो तो क्या करती, नीचे गिरती है ना। बॉल आपने लिया है, छोड़ दो, नीचे गिर जाएगी। तो हर ऑब्जेक्ट नीचे क्यों जाता है, क्योंकि जो अर्थ है वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। इसी तरह जो भी चीज़ें होती हैं वो अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ोगे। तो जो मून होता है और सन है ये भी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ओशन में जो पानी है उसको मून और सन अपनी तरफ खींचते हैं, तो पानी ऊपर की तरफ उठता है। तो ये पानी का ऊपर आना और फिर नीचे आना, इसी को कहते हैं टाइड्स। और ओशन करंट्स क्या होता है, जैसे नॉर्मल रिवर वगैरह के अंदर पानी फ्लो होता है ना, तो ओशंस के अंदर जब ये पानी बह रहा होता है
तो उसको हम ओशन करंट कहते हैं। यानी नॉर्मल ऐसे पानी अगर फ्लो करके जा रहा है तो हम कहेंगे ओशन करंट है, और ऐसे हवा की वजह से लहरें बना रहा है तो वो वेव्स हो गया। और सन या मून की ग्रेविटी की वजह से, यानी वो अपनी तरफ खींचता है, उसकी वजह से पानी ऊपर उठता है, फिर वो नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है नीचे, तो इसको हम टाइड्स कहते हैं। ठीक है। अब जो 5 मेजर ओशंस हैं, जो बड़े बड़े ओशंस हैं, उनमें आपका एक पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया एंड आर्कटिक ओशन हो गया, इन ऑर्डर ऑफ दियर साइज। यानी जिस हिसाब से हमने बात की उसी हिसाब से इनकी साइज का ऑर्डर है। यानी सबसे बड़ा आपका पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर सदर्न है, फिर आर्कटिक ओशन है। तो सबसे बड़ा आपका पैसिफिक हो गया, सबसे छोटा आपका आर्कटिक हो गया। अब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी पूरी अर्थ का 1/3 हिस्से में ये फैला हुआ है। यानी अगर अर्थ को हम 3 हिस्सा करें तो उसमें से एक हिस्से में ये पूरा पैसिफिक ओशन ही है। मैरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। तो मैरियाना ट्रेंच मैंने आपको दिखाया था चैप्टर के स्टार्टिंग में। अर्थ का ये डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहरा वाला हिस्सा है, और ये कहाँ लाई करता है? पैसिफिक ओशन में। ये जो पैसिफिक ओशन है ये लगभग सर्कुलर शेप का है, यानी गोल शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। तो ये ओशन किससे घिरा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से, एशिया से, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से। तो देख सकते हो ये आपका पैसिफिक ओशन है। इधर आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरफ ये इसको घेरे हुए हैं। फिर इधर भी आपका पैसिफिक ओशन है, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है ना, इसको तो फैला के दिखाया गया है, इसलिए पैसिफिक ओशन ऐसा नहीं कि एक इधर है एक इधर है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में कनेक्टेड है। अगर कोई इधर से चलेगा तो इसके बाद वो यहाँ निकलेगा, क्योंकि ऐसे फोल्ड कर दोगे ना, इसको मोड़ दोगे तो पीछे जुड़ा हुआ है। तो इस साइड देखोगे तो आपका ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपको मिलेगा। तो इस साइड ये दोनों इसको घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब पैसिफिक ओशन के बारे में जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको याद रखने के लिए हम फिगर बना लेते हैं, ताकि आपको बाद में रिवीजन करना हो तो बस एक निगाह देखो और आपको याद हो जाए। तो हमने पढ़ा जो पैसिफिक ओशन है वो लगभग सर्कुलर शेप का है, गोल शेप का है। इसी में हमको मैरियाना ट्रेंच देखने को मिलता है, जो कि अर्थ का डीपेस्ट पार्ट या कह सकते हो डीपेस्ट पॉइंट है। और ये जो पैसिफिक ओशन है ये पूरी अर्थ का 1/3 है। इसको कौन से कंट्री घेरे हुए हैं? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इस तरह से आपने फिगर बना ली। अब इससे याद रखने में आपको आसानी रहेगी। अब अटलांटिक ओशन की बात कर लें। ये दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। ये एस शेप का है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाई, फ्लैंक्ड का मतलब होता है घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। तो ये रहा आपका अटलांटिक ओशन। इसके ईस्ट साइड में आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है, इससे ये घिरा हुआ है। और वेस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका, इससे ये घिरा हुआ है। और इसका अगर शेप देखोगे तो ये ऐसे जाकर ये, और यहाँ पर ये ऐसे जाकर ये। तो ये आप देख सकते हो एस जैसा शेप बनना है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। कोस्ट लाइन क्या होती है? ये वाटर और लैंड की बाउंड्री होती है, यानी जहाँ पर ज़मीन और पानी मिल रहे होते हैं। जैसे ओशन का वाटर है वो, और ज़मीन से जहाँ मिलता है वो कोस्ट लाइन कहलाती है। तो इस ओशन की जो कोस्ट लाइन है, यानी ये जाकर ज़मीन से जहाँ मिलती है, वो कैसी है? इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब होता है दांतेदार, बहुत जिगजैग लाइन से बना हुआ। ये आप यहाँ देख सकते हो, राइट साइड में आपको फिगर दी हुई है। ये आपका आयरलैंड का मैप दिया हुआ है। यहाँ कोस्ट लाइन देखोगे तो बड़ी जिगजैग टाइप की लाइन बनी है, ऐसे 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 बड़ी कांटेदार, दांतेदार बनी नहीं है। तो इस तरह की जो कोस्ट लाइन होती है इसको हम इंडेंटेड कहते हैं। यानी एक तो ऐसे स्मूथ सी हो सकती है, या फिर ऐसे 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 ये कांटेदार, तो इसको हम इंडेंटेड कहते हैं। दिस इररेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अब यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हो ये आपका पूरा ओशन है, पानी पानी है, और ये ज़मीन वाला हिस्सा है। ये जो इसकी ये बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कोस्ट लाइन है। फिगर देख के आपको क्या लग रहा है? ये कोस्ट लाइन कैसी है? इंडेंटेड है, यानी बहुत स्मूथ सी ऐसे नहीं है, ऐसे जाकर ये कांटे जैसे बना हुआ है। तो इस तरह से चलते चलते क्या होता है, कहीं पर ये काफ़ी अंदर तक ऐसे चला जाता है। जैसे देखो ना, ये पानी अंदर तक ये चला गया, इस तरह से ये बन गया। तो एक कोस्ट लाइन ऐसे पूरी इंडेंटेड चली आ रही थी। अगर ये ऐसे ऐसे करके पूरी ये चली जाती तो ये पूरी एक रेगुलर कहलाती। लेकिन यहाँ पर ऐसे बीच में ये काफ़ी अंदर चला गया। तो जब ये अंदर इस तरह से चला जाता है तो हम फिर कहते हैं कि इर्रेगुलर बन गया। यानी ऐसे अगर सीधा चलते जाएं तो यहाँ ये गैप मिल गया, क्योंकि ये काफ़ी अंदर है, और उसके बाद फिर ये स्टार्ट है, तो ये इर्रेगुलर कहलाएगा। तो ये जो इंडेंटेड और इर्रेगुलर कोस्ट लाइन होती है ये क्या प्रोवाइड करती है? आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। हार्बर क्या होता है? जहाँ पर शिप्स या बोट वगैरह डॉक होती हैं, या कह सकते हो पार्क होती हैं, खड़ी होती हैं, जहाँ पर, उसको हम हार्बर कहते हैं। और पोर्ट क्या होता है? जहाँ पर शिप वगैरह पे सामान लोड होता है और अनलोड होता है। यानी कहीं पर सामान कुछ भेजना है तो उस पोर्ट से जो सामान होगा वो शिप पे
लोड किया जाएगा, उस पर रखा जाएगा तो उसको लोडिंग कहते हैं। फिर जब दूसरी जगह जहाँ पर सामान पहुँचाना होगा वहाँ जब शिप पहुँचेगी सामान लेके, तो सामान को उठाया जाएगा, इसको कहते हैं अनलोड करना। तो ये जो काम होता है कि सामान को लोड करना और अनलोड करना, ये पोर्ट पे होता है। ठीक है, तो समझ गए हार्बर और पोर्ट क्या है। जहाँ शिप वगैरह खड़ी होती है वो आपका हार्बर होता है, जहाँ सामान लोड और अनलोड होता है वो आपका पोर्ट कहलाता है। देखो शिप या बोट की हम बात कर लें तो ये पानी में रहती है। ऐसा तो है नहीं कि उसको उठा के कहीं गैराज वगैरह के अंदर रख दोगे, घर के अंदर लेते जाओगे, ये पानी में ही रहेगी। अगर ऐसे ही आप समुंदर में खड़ी कर दोगे तो समुंदर की अगर लहर आएगी तो उसको पलटा देगी या बहा ले जाएगी। तो ऐसी जगह शिप वगैरह को खड़ा किया जाता है जहाँ पर पानी की लहरें तेज़ ना हो, जहाँ पर शिप डैमेज ना हो सके, बह के कहीं और ना चली जा सके। तो ये जो अंदर इस तरह से जगह बन जाती है, ये शिप को खड़ी करने के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। शिप लाकर हमने यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब पानी की अगर लहर उठेगी भी तो यहाँ ज़मीन पे टक्कर मारेगी, ऐसे आकर यहाँ टक्कर मारेगी, इस शिप तक इतना ना पहुँच पाएगी, बहुत हल्का सा असर पड़ेगा क्योंकि अंदर जाके एक तरह से छुपी हुई है। तूफान आ रहा है, लहरें उठ रही हैं, तो ये जगह आपकी सेफ मानी जाएगी, यहाँ हम खड़ी कर सकते हैं। या आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ऐसे ये पानी अंदर की तरफ ज़मीन में चला गया होता है तो ये हिस्सा जो है वो सेफ़ होता है। यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा एक बाउंड्री टाइप का बना देते हैं और फिर शिप यहाँ के खड़ी हो जाती है तो ये सेफ़ रहती है। यहाँ एक तरह से शिप की पार्किंग होती है। ये इस इमेज में देख सकते हो, ये शिप आपकी इस तरह से खड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल समुंदर में ही जाकर वहीं किनारे खड़े कर दिया, तो ये अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पर ले जाके खड़ी की जाती है। तो हमने ये देख लिया कि अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो कैसी है, इंडेंटेड है। ये जो इरेगुलर और इंडेंटेड कोस्ट लाइन है ये एक आइडियल लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करता है ताकि एक नेचुरल हार्बर बन सके। एक हार्बर वगैरह हम खुद से बनाते हैं, आर्टिफिशियल बनाते हैं, और एक नेचुरली हमारे पास होता है, यानी नेचुरली इस तरह से जैसे मैंने आपको शेप दिखाया उस तरह से होगा। तो हमको ज़्यादा कुछ करना ना पड़ेगा, शिप ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया हमने, और यहाँ पर आसानी से पोर्ट वगैरह बनाए जा सकते हैं। कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, यानी एक तरह से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बिजिएस्ट ओशन है, सबसे ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, हार्बर्स देखने को मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा शिप के खड़े होने की और शिप वगैरह से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने की अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। वरना अगर हार्बर कम होंगे तो कम शिप आ पाएगी और कम सामान इधर से उधर जा पाएगा, तो बिजनेस भी कम हो पाएगा। तो ये जो आपको यहाँ पर फिगर दी है, यहाँ देख सकते हो डबलिन हो गया, बेलफास्ट हो गया, ये बड़े पोर्ट माने जाते हैं। देखो ये अंदर का हिस्सा ही यहाँ आके शिप खड़ी हो जाती है, और यहाँ पर भी ऐसे आके शिप वगैरह खड़ी हो जाती है। देखने से आपको बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है। इसमें भी देखो शिप ऐसे जाके यहाँ अंदर घुस के यहाँ चली गई, अब कोई चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यहाँ पर भी तो ये जो थोड़ा सा डार्क पिंक से हाईलाइट किया है ना, ये सारा पोर्ट का, आपको ये हार्बर कह सकते हो, उसका ये पूरा दिया है कि यहाँ पर आपको हार्बर और पोर्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हो कि ये अटलांटिक ओशन है, इधर साइड आपके नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, यूरोप और अफ्रीका। अब इंडियन ओशन एक लौता ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है, यानी इंडिया के नाम पे है। इस ओशन का जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर है, यानी ट्रायंगल शेप का है। नॉर्थ में ये एशिया से घिरा हुआ है, वेस्ट में ये अफ्रीका से, और ईस्ट में ये ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। तो इंडियन ओशन की बात कर ले तो ये इस तरह से, ये ऐसे है, तो लगभग ये ट्रायंगल जैसा शेप बना रहा है। नॉर्थ में आपके ये पूरा एशिया मिल जाएगा, वेस्ट में आपका ये अफ्रीका है, और ईस्ट में आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया है। तो याद करने के लिए इस तरह से आप ट्रायंगल बना देना, ऐसे इंडियन ओशन लिख देना, नॉर्थ में एशिया हो गया, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब सदर्न ओशन की बात कर लें, इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसको इनसर्किल करता है, यानी गोलाई में ये घेरे हुए है। ये इस तरह से वर्ल्ड के मैप में आप नीचे देख सकते हो, ये अंटार्कटिका है। तो ये तो हम जब फैला के देखते हैं तो इस तरह से हमको अंटार्कटिका का मैप दिखता है कि ये नीचे इस तरह से है, लेकिन अगर नीचे वाले साइड से ऐसे हम देखें तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ बीच में आपका साउथ पोल है, तो ऐसे गोलाई में ये जो डार्क ब्लू से आप देख रहे हो ना, यही आपका सदर्न ओशन है। तो अंटार्कटिका को ये गोल में पूरा घेरे हुए है एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड वगैरह तो आपने पढ़ा होगा, लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन, कितना डिग्री, 60 डिग्री साउथ। तो इस तरह से हमारी अर्थ है, आपने पढ़ा होगा ये बीच वाली लाइन कौन सी है, ये इक्वेटर की है जो कि 0 डिग्री होती है। फिर इसी तरीके से जो ऊपर की लाइन होती है वो नॉर्थ वाली होती है, नीचे वाली जो होती है वो साउथ की होती है, तो ये आपका 0 डिग्री है। और बिल्कुल जाकर यहाँ ये पॉइंट आपका 90 डिग्री का होता है। 60 डिग्री की बात करें तो 60 डिग्री ये वाली होगी, थोड़ा सा ये कर्व बनाना है इसको ऐसे कुछ, तो ये 60 डिग्री साउथ हो गया। तो इस ओशन का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो कहाँ तक फैला हुआ है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। तो ये आप यहाँ मैप देख सकते हो, ये हमारा पूरा अंटार्कटिका है। ये जो डार्क ब्लू से देख रहे हो यही आपका सदर्न ओशन है। ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है,
तो ये जो लाइन आप देख रहे हो पूरी, ये किसकी लाइन है? 60 डिग्री साउथ की। तो यहाँ तक ये नीचे से लेके ऊपर तक ये फैला हुआ है। अब सबसे छोटा जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। ये कहाँ लोकेटेड है? विद इन द आर्कटिक सर्किल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो सेकंड वाले चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ये जो ऊपर वाली ये लाइन है ये आपकी आर्कटिक सर्किल कहलाता है, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये वाली लाइन आपकी आर्कटिक सर्किल वाली होती है। तो आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्किल के अंदर ही लाई करता है, यानी इस सर्किल के अंदर ये पूरा जो हिस्सा है इसी में आपको ये ओशन देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो ये 60 डिग्री नॉर्थ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ करीब होगा। तो इसी के ऊपर ये जो हिस्सा है पूरा ये आपका आर्कटिक ओशन का है। यहाँ आप देख लोगे ये जो पानी है पूरा ये आर्कटिक ओशन का है। तो आर्कटिक ओशन कहाँ लोकेटेड है? आर्कटिक सर्किल के अंदर। और नॉर्थ पोल को ये सराउंड किए हुए यानी घेरे हुए है, यानी नॉर्थ पोल के चारों तरफ आपको आर्कटिक ओशन का वाटर देखने को मिलेगा। इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो आपका आर्कटिक ओशन है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। ये हम देख ही चुके हैं कि सारे ओशन आपस में कनेक्टेड है। तो ये दोनों कनेक्टेड है, एक नैरो और शैलो वाटर का स्ट्रेट है। नैरो यानी पतला सा, शैलो मतलब जिसकी गहराई कम है, और स्ट्रेट के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये क्या होता है? पतला सा पानी का रास्ता होता है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो जो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला पानी का पतला सा, शैलो सा यानी कम गहराई वाला पानी का जो हिस्सा है उसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो ये किससे घिरा हुआ है? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, इसको मिलाकर हम बात करते हैं तो यूरेशिया कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, इसका जो नॉर्थ वाला कोस्ट है, बाउंड्री कह सकते हो, उससे ये घेरा हुआ है। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ से बात कर लें, और फिर ये आपका यूरोप है और एशिया है, इससे ये घेरा हुआ है। तो हमने जो सदर्न ओशन के बारे में पढ़ा, इस तरह से आप फिगर बनाकर इसे याद रख सकते हो। और जो आपका आर्कटिक और पैसिफिक ओशन है वो एक पतले से और शैलो यानी कम गहरे वाले वाटर से कनेक्ट है, जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ आकर हाइड्रोस्फीयर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। एटमॉस्फेयर, जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड यानी घिरी हुई है बाय ए लेयर ऑफ गैस, यानी गैस की एक लेयर से, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। यानी हमारी अर्थ के चारों तरफ गैस की लेयर बनी हुई है, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे मान लो हमारी ये अर्थ है तो इसके चारों तरफ गैस की लेयर है, इसी गैस की लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अभी जो पतली सी ब्लैंकेट है एयर की, यानी पतली सी जो लेयर है एयर की, वो क्या है? इज एन इंटीग्रल एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न, यानी कोई चीज किसी के साथ जुड़ी हुई होती है, अटैच रहती है, तो हम कहते हैं वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। और इंपॉर्टेंट यानी जरूरी। एस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का फीचर कह सकते हो। तो ये जो पतली सी ब्लैंकेट ऑफ एयर है, यानी पतली सी एयर की जो लेयर है, ये इस प्लेनेट की यानी अर्थ के इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट फीचर है। अच्छा, इस एटमॉस्फेयर से क्या मिलता है? ये हमको प्रोवाइड करता है एयर, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और यही एटमॉस्फेयर जो है वो हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो सूरज की रेज आती हैं, सूरज की किरणें आती हैं, उससे फायदा भी हमको होता है, लेकिन उससे हार्म भी होता है। तो उस नुकसान से ये एटमॉस्फेयर हमको बचाता है, क्योंकि सन के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। अगर वो हमको डायरेक्ट पड़ गई तो हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? फिल्टर कर देता है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज हम तक नहीं पहुंच पाती। और सिर्फ जो काम की सन रेज है, जो हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करती हैं, वही अर्थ तक पहुंच पाती हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक एक्सटेंड यानी कहाँ तक फैला हुआ है? अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। अब ये जो एटमॉस्फेयर है उसको डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स के अंदर। कैसे हमने डिवाइड किया है भाई? किसी चीज़ को अलग अलग हम कैटेगराइज करते हैं तो अलग अलग फीचर की वजह से करते हैं कि भाई इसके अंदर ये बात है तो उसको अलग कैटेगरी हम बना दी, इसके अंदर ये बात है तो उसको अलग कर दिया। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं तो अलग अलग फीचर की वजह से बनाते हैं। तो यहाँ पर कैसे हमने 5 लेयर में डिवाइड किया है? तो उनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी है, उसके हिसाब से हमने बांटा है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है? हमारी गैसेज होती हैं, वाटर वेपर होता है, डस्ट होता है, मेनली यही 3 चीज़ होती है। इन्हीं को मिलाकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो कहाँ पर कितनी गैस है, कितना वाटर वेपर है, कितने डस्ट पार्टिकल हैं, उसके हिसाब से हमने ये अलग अलग लेयर बना दी है। और टेम्परेचर के हिसाब से बना दिया है, कहाँ का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके हिसाब से हमने ये 5 लेयर्स बना दी है। अब ये जो लेयर स्टार्ट होती है अर्थ की सरफेस से, और इनका नाम क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, द थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। तो यहाँ राइट साइड में आप फिगर देख सकते हो कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है। यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक आपका ये आपका ट्रोपोस्फियर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग आपका स्ट्रेटोस्फियर है, फिर यहाँ तक यानी ये पूरा जो हिस्सा है वो आपका मीजोस्फियर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक
थर्मोस्फीयर का है और इसके ऊपर आपका ये एक्सोस्फीयर का है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, यानी एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें कि एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मेन जो चीज़ है उसकी बात करें तो एक तो आपका नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिला के 99% बनाते हैं ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। यानी साफ और सूखी एयर ले लें हम तो उसमें 99% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। अब ये क्लीन और ड्राई क्यों कहा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। वैसे इसकी डिटेल आपको साइंस में दिया हुआ है, एयर अराउंड अस जो चैप्टर है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ समझा देता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको गैसेस मिल जाएंगी, दूसरा वाटर वेपर, तीसरा डस्ट पार्टिकल, ये 3 चीज़ आपको मिलेगी। तो हम किस एयर की बात कर रहे हैं जो कि क्लीन है, यानी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल ना हो, उसको हटा दें अगर, और ड्राई एयर है यानी सूखी है। एयर सूखी कब होगी, जब वाटर वेपर उसके अंदर ना होगा। भाई पानी ना होगा तो वो चीज़ सूखी है, ड्राई है। यानी सिर्फ गैस की बात कर लें तो जितनी भी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें से आपका 99% तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही दोनों मिलाकर बनाएंगी। तो ये दोनों का टोटल आपको बताया गया है। अलग अलग बात करें तो नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है, तो ऐड कर लोगे तो आपका 99% आ जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, इसके अलावा और भी हैं, ये सब मिलाकर आपका 1% बनाते हैं पूरे वॉल्यूम का। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ब्रेथ ऑफ लाइफ एक मुहावरे की तरह से यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम डिपेंड रहते हैं, यानी उसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा, उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। तो सही बात है, ऑक्सीजन के बिना हम कहाँ जिंदा रह सकते हैं। तो ऑक्सीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर हमारी ज़िंदगी डिपेंड है। वहीं नाइट्रोजन की बात कर लें तो ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे प्लांट वगैरह है तो प्लांट के ग्रो होने में नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो फिर प्लांट वगैरह ग्रो नहीं हो पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, ये बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। भाई 1% में तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब और भी गैसेस मिलाकर बनती हैं, तो बहुत थोड़ी तो है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। जो हीट अर्थ रेडिएट करती है, क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारी ये अर्थ की सरफेस है और ये सन है, सन से क्या निकलेगा, लाइट रेज निकलेंगी, ये हमारी अर्थ पे आती हैं। तो सन की जो लाइट रेज हैं अर्थ पे जब टकराती हैं तो कुछ तो हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लांट वगैरह यूज कर लेती हैं, और कुछ क्या होती है, टकरा के ये वापस जाने लगती है। ठीक है, ऐसे वापस जाने लगती हैं। अगर ये वापस चली जाएंगी तो हमारी अर्थ की सरफेस के आसपास सन की लाइट रेज की कमी हो जाएगी, और सूरज की रोशनी की वजह से सिर्फ रोशनी ही नहीं मिलती बल्कि हीट भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। तो अगर लाइट रेज वापस टकरा के चली जाएंगी तो हमारा जो प्लेनेट है वो उतना गर्म नहीं हो पाएगा, यानी ठंडा रहेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट रहती हैं, ये क्या करती हैं, जब सनलाइट टकरा के वापस जाके इन पे पड़ती है तो ये इसको चारों तरफ ऐसे बिखेर देती हैं। तो कुछ तो हवा में वापस चली जाती हैं और कुछ हमारी अर्थ की तरफ फिर से वापस आ जाती है। तो सूरज की जो हॉट रेज हैं, गर्म रेज हैं, वो फिर से वापस आ जाएंगी, तो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ये सारी वापस चली जाती और अर्थ हमारी ठंडी होती। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब करती है हीट जो कि अर्थ रेडिएट करती है, यानी टकरा के अर्थ से जो वापस जा रही होती उनको एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में भेज देती हैं, जिनमें से आधी आपकी लगभग नीचे आ जाती है, वापस अर्थ की तरफ आ जाती है। और इस तरह से जो आपका प्लेनेट है वो वार्म रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो आप हीटर वगैरह कहीं जलाए हो या ब्लोअर वगैरह चलाते हैं, तो कमरा अगर बंद रहता है तो हीट उसी के अंदर ही रहती है। अगर हम कमरा ऐसे खोल दें, जैसे एसी, मान लो एसी चल रहा है और खिड़की दरवाज़ा खोल दोगे तो सारी हवा बाहर निकल जाएगी, तो ठंडा नहीं रह पाएगा। हम बंद इसीलिए करते हैं ना, ताकि वो वहीं पर रहे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ये लाइट रेज फिर से वापस अर्थ की तरफ आ जाती हैं, तो उसी के अंदर ही रहती हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी हमको मिलती है, प्लेनेट हमारा गर्म रहता है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। भाई फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो यूज़ होता है, इसके बिना तो प्लांट अपना खाना कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अब जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो वेरी करती है हाइट के साथ। डेंसिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। देखो सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो डेंसिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी घनी है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा घनी है तो वो ज़्यादा डेंस होगी, कम घनी है तो कम डेंस होगी। और देसी भाषा में समझना चाहते हो तो डेंसिटी का मतलब होता है भीड़। ज़्यादा भीड़ है मतलब ज़्यादा डेंसिटी है। इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर 4 बॉल्स हैं। एक दूसरा बॉक्स ले लिया बिल्कुल वही साइज़ का, उतना ही बड़ा, इसके अंदर उतनी ही बड़ी 9 बॉल्स हैं। तो बताओ किसके अंदर ज़्यादा बॉल्स आपको देखने को मिल रही है, उतने ही बड़े एरिया के अंदर, उतने ही वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा। इसका मतलब ये ज़्यादा घना है, ज़्यादा भीड़ इसके अंदर है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। यानी उतने ही बड़े वॉल्यूम में अगर कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे वो ज़्यादा डेंस है, वो ज़्यादा घना है,
वहाँ ज़्यादा भीड़ है। जैसे हम बात करते हैं ना घना जंगल, तो घने जंगल का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेड़ हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ज़्यादातर आपकी गैसेज हैं। तो जितनी ज़्यादा गैसेज होंगी उतना ही वो एटमॉस्फेयर डेंस होगा। तो ये जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, ये हाइट के साथ वेरी करती है, यानी बदलती रहती है। कैसे बदलती है, ये मैक्सिमम होती है सी लेवल पे। सी लेवल मैंने आपको दिखा दिया था, यानी बिल्कुल समुद्र की जो सरफेस है वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पर गैसेज बहुत ज़्यादा होंगी। और बहुत तेज़ी से ये कम होना शुरू होती है जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, यानी जितना हाइट के ऊपर जाते जाएंगे उतना ही जो एयर है हमारी वो कम होती जाएगी, यानी जो गैसेज हैं वो कम होती जाएंगी। आप जानते हो जो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी माउंटेन वगैरह जो चढ़ते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। क्योंकि जितना वो ऊपर चले जाएंगे उतना ही एयर की जो डेंसिटी है वो कम होगी। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, वहाँ पर जो एयर है वो कम है। तो इसीलिए उनको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है, ताकि उस ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करके सांस ले सके हाई एल्टीट्यूड पे, यानी जो ऊंचाई है वहाँ पर। तो उसको याद करने के लिए आप इस तरह से फिगर बना सकते हो। तो ये जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है वो आपका सी लेवल है। तो नीचे आप देखोगे ये बड़ी सी एरो मैंने बनाई है, और जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं एरो की जो लंबाई है वो छोटी होती जा रही है। तो एरो की जो लंबाई है वो एयर डेंसिटी शो कर रही है। यहाँ आप एरो का मतलब दिखा भी सकते हो, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या एयर आप लिख सकते हो। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं एरो की जो लंबाई वो छोटी होती जा रही है, यानी डेंसिटी एटमॉस्फेयर की या एयर की कम होती जा रही है। अब जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता है जैसे हम ऊपर जाते हैं, डेंसिटी भी कम हो रही है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो टेम्परेचर का भी आप ऐसे ही बना सकते हो कि ये किसका है, टेम्परेचर का है। अब जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर लगाता है अर्थ पे। कैसे प्रेशर लगाता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई आप बॉटल ले लो, जैसे आपका मिनरल वाटर वाली बॉटल जो आती है वो थोड़ी हल्की होती है, उसका जो माउथ होता है वहाँ पर अपना मुंह लगाकर सांस लो, यानी वहाँ बॉटल के अंदर जो एयर है उसको खींचो। आप देखोगे बॉटल क्रश हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी, दब जाएगी। जैसे मान लो इस तरह से बॉटल है, यहाँ पर मुंह लगाना है आपको और एयर को खींचना है, तो आप देखोगे इस तरह से बॉटल दब जाएगी। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो पहले बाहर भी एयर थी, अंदर भी एयर थी, बैलेंस था मामला। अब आपने एयर की खींच ली तो ये बॉटल खाली हो गई। इस खाली होने की वजह से जो बाहर एयर थी वो इसको दबाएगी, यहाँ भी एयर है ये ऐसे दबाएगी, तो ये बॉटल जो है वो चिपक जाएगी। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे। ये जो प्रेशर है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कहीं पर कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। कुछ एरिया होते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर एक्सपीरियंस होता है और कहीं पर कम प्रेशर होता है। अब जो एयर है वो कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड क्या है, यही जो एयर मूव करती है इसी को हम विंड कहते हैं, इसी को हवा कहते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हो विंड, यानी जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है तो इसी को हम कहते हैं कि हवा चल रही है। एयर मूव कर रही है, वही हवा चल रही है। तो ये एटमॉस्फेयर की कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं बायोस्फीयर के बारे में। ये क्या है, डोमेन ऑफ लाइफ, यानी वो इलाका है, वो हिस्सा है जहाँ पर हमको लाइफ देखने को मिलती है, जिंदगी देखने को मिलती है। तो बायोस्फीयर क्या है, इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। तो ये नैरो जोन है, यानी पतला सा, जिसकी चौड़ाई कम हो, ऐसा इलाका है। और ये कहाँ मिलता है, जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर ये आपस में मिलते हैं। यानी सिंपल सा ऐसे समझो कि लैंड, वाटर, एयर, इसमें जहाँ पर भी हमको लाइफ देखने को मिलेगी वो लिविंग वाला जो पार्ट है वही बायोस्फीयर का हिस्सा है। लैंड का वो हिस्सा जहाँ पर कोई लिविंग थिंग हमको देखने को मिलती है, वाटर या एयर, यहाँ पर जो लिविंग थिंग हमको देखने को मिलती है, उन सब को हम मिला लें तो वो पूरा इलाका किसका होगा, बायोस्फीयर का होगा। ये कोई अलग से नहीं है, जैसे कि हमने बाकी तीनों देखा था कि जो लैंड वाला पार्ट है वो लिथोस्फीयर का हिस्सा हो गया, जो भी वाटर है वो सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया, जो एयर वाला पार्ट है वो सारा एटमॉस्फीयर का हो गया। ये तीनों तो अलग अलग है, ठीक है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि जैसे मान लो ये एटमॉस्फीयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये अपना अलग अलग है। लेकिन जो बायोस्फीयर है इन तीनों के अंदर ही ये मिलेगा आपको। वो लाइफ जो आपको एयर के अंदर मिलेगी, वो जो लैंड में, वो जो आपको वाटर में, इन सब को मिला लें तो यही आपका बायोस्फीयर है। अब यही वो जोन है जहाँ पर लाइफ, जो कि इस प्लेनेट के लिए यूनिक है, एग्जिस्ट करती है। यानी लाइफ अभी तक जितना हम जानते हैं वो इसी प्लेनेट पे है। और इस प्लेनेट में भी कहाँ पर, जो बायोस्फीयर वाला जोन है, बायोस्फीयर वाला इलाका है, वहीं पर लाइफ है, वहीं पर हमको जिंदा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हो जो एयर वाला पार्ट है वो सारा एटमॉस्फेयर का है, वहाँ पर आपको बर्ड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। फिर आपका लिथोस्फीयर है, यहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह, प्लांट वगैरह हैं वो हो गया। पानी के अंदर जो आपका हाइड्रोस्फीयर है, जैसे फिश वगैरह हो गई। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। तो यहाँ पर इस बायोस्फीयर के अंदर बहुत सारी प्रजातियां आपको ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलेंगी। ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग क्रिएचर, जो भी जिंदा चीज़ें हैं उसको हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
तो साइज़ की अगर बात कर लें तो छोटे से छोटे, जैसे माइक्रोब्स हो गए, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी डायरेक्ट उनको देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से आपको देखना मिलेगा, तो इतने छोटे। और आपके जो बैक्टीरियाज हो गए ये भी बहुत छोटे होते हैं। यहाँ से लेके अगर बड़े साइज़ की बात कर लें तो जो बड़े बड़े मैमल्स आपके हो गए, एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, ये सब आपको बायोस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंदर इंसान भी आ जाते हैं, वो कैसे हैं, लिंक्ड हैं टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपका इंसान भी आ गया, वो एक दूसरे से लिंक है, यानी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अगर जैसे प्लांट एनिमल सब हट जाए तो हम इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते। हम प्लांट्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड हैं। इसी तरह दूसरे जो एनिमल है वो प्लांट पे डिपेंड है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं, यानी बायोस्फीयर में जो भी चीज़ें हैं उससे जुड़े हुए हैं फॉर सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए। अब जो भी ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर के अंदर, उसको मोटे मोटे तौर पे हम डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक तो आपका प्लांट किंगडम हो गया, यानी प्लांट्स का जो साम्राज्य हो गया, जहां आपको सिर्फ प्लांट की बात होती है, वो हो गया। दूसरा एनिमल किंगडम हो गया, यानी बायोस्फीयर के अंदर अगर सिर्फ प्लांट पे ही हम फोकस करेंगे तो वो सारा प्लांट किंगडम का पार्ट आ गया, यानी जितने भी प्लांट हो गए। इसी तरह जितने भी एनिमल हो गए वो सारे एनिमल किंगडम के पार्ट हो गए। अब जो 3 डोमेन है अर्थ के, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे पे असर डालते हैं, या आप कह सकते हो इंटरेक्ट का एक और मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं। तो ये तीनों डोमेन एक साथ मिलकर काम करते हैं, इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे पे अफेक्ट करते हैं, यानी असर डालते हैं इन सम वेज और अदर, यानी किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ काम करते हैं और असर डालते हैं। तो इंटरेक्ट का मतलब ऐसे समझ सकते हो, एग्जाम्पल्स है कि जैसे मान लो मुझे एक प्लांट ग्रो करना है, तो वो प्लांट कहाँ ग्रो होगा, सॉइल में। सॉइल किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का। उस प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की ज़रूरत है, और पानी किसका पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर का। वो प्लांट कैसे ग्रो होगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से मिलेगा, उसको एयर से मिलेगा, जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो ये तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो एक प्लांट ग्रो होता है। तो ये इंटरेक्शन की बात हो गई। और एक दूसरे पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, इसका भी आपको एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट की कटिंग करना ताकि लकड़ी की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, या फिर लैंड को क्लियर करना, उसको साफ करना, जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उसको हटा देना एग्रीकल्चर के लिए, यानी वहाँ पर फिर खेती की जा सके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स। तो अगर फॉरेस्ट को कट किया जाएगा, लैंड को क्लियर किया जाएगा खेती के लिए, तो स्लोप्स पे यानी ढलान पे जो मिट्टी होगी वो बहुत तेज़ी से रिमूव होने लगेगी। कैसे, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लो ये रिवर इस तरह से फ्लो हो रही है और ये इसके किनारे मिट्टी है, तो अगर रिवर के किनारे ट्रीज लगे होंगे या प्लांट वगैरह होंगे, तो प्लांट या ट्री की जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी को पकड़े होती हैं। अगर हमने ट्रीज को कट कर दिया या जो भी प्लांट वगैरह था उसको हमने क्लियर कर दिया, बिल्कुल लैंड साफ हो गई, तो होगा क्या, ये जो पानी बह के आ रहा है, ये जब किनारे वाली मिट्टी में टक्कर मारेगा, तो मिट्टी क्योंकि ऐसे किनारे स्लोप में है, वे ऐसे बीच में यहाँ पर ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे ढाल टाइप का होता है, ऐसे तो रिवर वगैरह होती है, तो पानी जब बहेगा किनारे टक्कर मारेगा तो यहाँ से मिट्टी कट के पानी में जाके बहने लगेगी। इस तरह से रिवर क्या होगी, चौड़ी हो जाएगी, यानी कुछ टाइम के बाद रिवर कुछ इस तरह से हो जाएगी। और ये कैसे हुई, क्योंकि साइड में जो मिट्टी थी वो रिमूव होने लगी। तो ये जो हिस्सा, इसकी अगर हम बात कर लें तो पहले यहाँ पर लैंड हुआ करता था, ज़मीन हुआ करती थी, या नीचे वाला हिस्सा ऐसे बिल्कुल सीधी थी, तो ये जो हिस्सा था यहाँ पर पहले ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पानी आ गया है। तो वाटर क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, और जो सॉइल है हमारी वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो ये हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट ने लिथोस्फीयर वाले एरिया पे कब्जा कर लिया, वहाँ का हिस्सा रिमूव करके वहाँ पर पानी भर गया। तो एक तरह से इफेक्ट ही तो डालना हुआ, दूसरे पे असर डालना हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर एक डोमेन दूसरे डोमेन पे इफेक्ट डाल रहा है। इसी तरह अर्थ की जो सरफेस है वो भी चेंज हो सकती है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है, जो भी डिजास्टर वगैरह नेचुरली आते हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो उसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है वहाँ भी हमको चेंज देखने को मिलता है। जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। तो सुनामी आपका कैसे आता है, जब पानी में अर्थक्वेक आता है उसी की वजह से सुनामी जनरेट होती है। तो सुनामी की वजह से क्या हो सकता है, लैंड सबमर्ज हो सकती है, यानी पानी में डूब सकती है, और ऐसा हुआ भी है। कहाँ हुआ है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा सबमर्ज हो गया, डूब गया पानी के अंदर सुनामी की वजह से। यानी ऐसे मान लो ये इस तरह से लैंड वाला हिस्सा हुआ करता था। यानी 2004 में क्या हुआ था, अंडमान एंड निकोबार के आसपास वहाँ पर सुनामी आया था। तो सुनामी आते ही तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ज़मीन के बड़े हिस्से तक पानी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हुआ, पानी बहुत दूर तक ज़मीन में पहुँच गया। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बिल्कुल नीचे साइड में आप देखोगे तो एकदम कॉर्नर पे एक जगह है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या था, ज़मीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई तो वहाँ पानी भर गया
और उसके बाद से वो हिस्सा डूब ही गया। वहाँ लाइट हाउस भी हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरी तरह से पानी के अंदर है। तो सुनामी की वजह से क्या हुआ, जो अर्थ की सरफेस है उसके अंदर हमको चेंज देखने को मिला कि वो हिस्सा जो पहले लैंड हुआ करता था अब पानी के अंदर डूब गया वो, यानी वहाँ पर पानी आ गया। तो पहले जो लिथोस्फीयर का पार्ट था वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बन गया। तो पानी की वजह से वो हिस्सा जो लैंड वाला था वो चला गया। इसी तरह जो वेस्ट मटेरियल है जो कि लेक्स या रिवर के अंदर डिस्चार्ज होता है, वो क्या करता है, वाटर को अनसुटेबल बना देता है ह्यूमन यूज़ के लिए, यानी इतना गंदा हो जाता है कि वो इंसान उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये और भी जो लाइफ फॉर्म्स है उसको भी डैमेज करता है, यानी उस पानी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, फिश हैं या और भी जो इंसेक्ट वगैरह हैं, अगर पानी गंदा होगा तो उनको भी नुकसान करेगा। इमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री वगैरह से जो धुआं निकलता है, इसी तरह थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, गाड़ियों से भी धुआं निकलता है, तो ये क्या कर रहे हैं, एयर को पल्यूट कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। अब जैसा कि हम देख चुके थे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, यानी एयर के कॉम्पोजिशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती ज़रूर है थोड़ी, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये क्या करती है, जो अर्थ रेडिएट करती है हीट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से जो हीट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है। इसकी वजह से हमारा जो प्लेनेट है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है, वरना बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे। तो ये जो इंडस्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेड टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से निकल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी फिर हमारा जो प्लेनेट है यानी अर्थ और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है यानी पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया, वार्मिंग मतलब गर्म होना, यानी पूरी दुनिया गर्म हो रही है। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि पहले जो गर्मियों में टेम्परेचर होता था उसके मुकाबले में अब ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वो ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक रीज़न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और गर्मी ज़्यादा हो रही है। इसीलिए इस बात की ज़रूरत है कि हम लिमिट कर दें यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ अर्थ टू मेंटेन, यानी ऐसा नहीं कि कोई भी कितना भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, एक हिसाब से हमको यूज़ करना है, एक लिमिट लगा देनी कि भाई इससे ज़्यादा आप रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना है, ताकि एक बैलेंस बना रहे नेचर के अंदर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो इन तीनों में आपस में बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर इनमें से एक में भी प्रॉब्लम आएगी तो बाकी दूसरों पे इफेक्ट पड़ेगा और इस तरह से ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको नोट्स या एक्सरसाइज के सोल्यूशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उससे भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी, यानी आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।